किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं आपका विनय आपके अपने YouTube चैनल DCC विनय सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, उसी श्रृंखला को मैं आज फिर आगे बढ़ाऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यों के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्यों के प्रकार, आप लोग ये जानते हैं कि केवल शब्द के माध्यम से, केवल वर्ड के माध्यम से हम अंग्रेजी में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमको वाक्यों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम इंग्लिश अगर बोलते भी हैं तो हम शब्द से नहीं बोलते हैं, वाक्यों में ज्यादातर बोलते हैं। शब्द से बोलते हैं बट उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि बिना सेंटेंसेस के आप अधूरे माने जाएंगे, आप सही से अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। देखिए, जैसे मैं आपको कहता हूं कम हियर, गो देयर, रीड दिस बुक, हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? आप क्या कर रहे हो? हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको वाक्य की परिभाषा बताया था, क्या कहा था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग वाक्यों के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना बहुत जरूरी है। वो क्या चीज है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का जो बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल जीरो का स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यही तीन चीजें मुख्यतः होती हैं। इन्हीं की सहायता से आगे पीछे करके हम अंग्रेजी को बोलते हैं और पढ़ते हैं। तो इन तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इनके आप कंफ्यूज हमेशा रहेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हमको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है। फिर सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट अलग अलग टॉपिक हो गए, उनको हम लोग डीप से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये सब्जेक्ट क्या है भैया। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। ये कर्ता है क्या? कर्ता वह होता है जो काम करे। जैसे कह दिया जाए रवि जाता है, तो जाने का काम कौन कर रहा है भैया? रवि कर रहा है, तो रवि कर्ता हो गया। जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं, तो मैं हो गया कर्ता, सब्जेक्ट। इसका मतलब कोई भी काम हुआ, अगर कोई काम हो रहा है तो उसका कोई ना कोई मालिक होगा, उसको कोई ना कोई करने वाला होगा, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट की एक इजीली डेफिनेशन आती है कि ऑनर ऑफ एनी एक्शन, ऑनर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑनर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अर्थात ऑनर का मतलब मालिक होता है, एनी एक्शन मतलब किसी काम का मालिक ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। कैसे मालिक? जैसे मैंने कहा हमारे पिताजी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते हैं, तो सुबह उठने का काम कौन कर रहा है? हमारे पिताजी, वो ऑनर हो गए, काम के, उस काम के क्या हो गए? मालिक हो गए। जैसे वह तुम्हें पीटता है, तो पीटने का काम का मालिक कौन है? वह, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है कि किसी भी काम का जो मालिक होगा, कोई भी काम हो रहा है उसका जो मालिक होगा, करने वाला जो होगा, वही कहलाएगा सब्जेक्ट। इसी को हमने लिखा ऑनर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे कह दिया जाए राम गोज टू टेम्पल, राम गोज टू टेम्पल, राम कहां जाता है? मंदिर जाता है। तो जाने का काम, अर्थात इस काम, पूरे काम का मालिक कौन है? पूरे सेंटेंस में मालिक कौन है? राम, क्योंकि राम ही जाने का काम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, और भी सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तो झूठ बोलने का काम कौन कर रहा है भैया? तुम, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो किसी भी काम का जो मालिक होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब ये बात आती है कि सब्जेक्ट आप पहचानेंगे कैसे? तो सब्जेक्ट पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि किसी भी वाक्य में जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, उससे पहले कौन या किसने, कौन या किसने का प्रश्न आप करिए, आपको किसका पता चलेगा भाई? सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। कौन या किसने का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे कह दिया जाए, जिसको इंग्लिश में हु कहते हैं, हु, WHO, हु। जैसे मैं आपसे कहूं कि राम गोज टू टेम्पल, राम मंदिर जाता है, पूछो कौन मंदिर जाता है? तो पता चल गया ना कौन। तो कौन से क्या पता चला? राम।
जैसे कहते हैं यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। पूछो कौन झूठ बोल रहा है, तो निकला आंसर यू मतलब तुम, तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। जैसे तुम्हें रवि ने पीटा, तो पूछो तुम्हें किसने पीटा, तो रवि निकल रहा है ना, रवि। भले बीच में भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज ना होइए। अगर ये तरीका कौन या किसने वाला आता है तो आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। तो ये सिंपली जो अभी हमें जरूरत है, सब्जेक्ट की परिभाषा हमने देखा और पहचानने का तरीका भी देखा, ठीक है। उसके बाद आता है भैया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। क्या होता है, कर्म। अच्छा, कोई आप काम करेंगे तो उसका कुछ निकल के आएगा, फल, रिजल्ट निकल के आएगा। तो कर्ता के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव किसी पर पड़ेगा। अगर मैं रवि को पीटता हूं तो रवि पर प्रभाव पड़ेगा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो कर्ता के द्वारा किए गए काम का, जैसे कर्ता जाने का काम कर रहा है, कर्ता सोने का काम कर रहा है, कर्ता तुम्हें पीटने का काम कर रहा है, तो कर्ता कुछ काम करेगा तो उसका प्रभाव भी किसी पर पड़ेगा। अगर उसका प्रभाव किसी पर पड़ता है तो इट्स नोन एज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। या दूसरे भाषा में कहें कि कर्ता के द्वारा किए गए काम को जो रिसीव करे, जो प्राप्त करे, उसी को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। इसको हम लोग लिखते हैं रिसीवर ऑफ एनी एक्शन। क्या, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड, ऐसे पूरा लिख लेंगे, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी काम को रिसीव करने वाला। जैसे मैं तुम्हें पीटता हूं तो काम कौन कर रहा है, मैं, और पीट रहा हूं तो कोई रिसीव कर रहा है, उसको तुम कर रहे हो। तो मैं तुम्हें पीटता हूं तो तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात तुम रिसीव कर रहे हो काम को, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल होता है। जैसे कह दिया जाए मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो मैं कर्ता हो गया और किताब पढ़ने का काम कर रहा, तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या होता है कि किसी भी कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, या रिसीवर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए शुभम हेल्प रवि, हेल्प्स टू रवि। शुभम रवि की क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए शुभम करता हो गया, काम कर रहा है, तो इसके द्वारा जो हेल्प हो रहा है, मदद हो रहा है, किस पे प्रभाव पड़ेगा, रवि पर। तो रवि क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहचानने का यही तरीका है ना। इस तरीके से आप लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचाना। कौन या किसने का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है। और ध्यान दीजिए, क्या या किसको, क्या या किसको का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है। ऑब्जेक्ट मैंने बताया ना, आपको डीपली आगे चल के पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी जितना जानना है हम उतना जानेंगे। क्या या किसको का प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने बता दिया। जैसे कह दिया जाए शुभम हेल्प्स टू रवि, शुभम रवि की मदद करता है। पूछो शुभम किसकी मदद करता है, किसका, किसकी, शुभम किसकी मदद करता है, तो निकला ना रवि। या शुभम किसको मदद करता है, रवि को। तो किस, क्या या किसको या किसकी का प्रश्न करने पर किसका पता चलेगा भाई साहब, ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। तो हम लोगों ने देख लिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। अब बात आती है वर्ब की। हमने आपको बता दिया ये सारी चीजें हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिक क्लास है, हमको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस समझाना है, इसलिए मैं बेसिक चीजें आपको बता दे रहा हूं। बिना इनके आप चीजें समझ नहीं पाएंगे। वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब कर्ता कुछ काम करेगा तो जो काम करेगा वही क्रिया है। जैसे पढ़ना, नहाना, धोना, खाना, रोना। तुम जाते हो तो जाना क्रिया हो गया, तुम नहाते हो नहाते हो ये क्रिया हो गया। तो एक्शन जो होगा, जो काम होगा वो क्रिया कहलाएगी। मुख्यतः अभी के लिए जानेंगे, वैसे तो क्रिया के कई रूप होते हैं लेकिन अभी के लिए जान लीजिए सिंपली क्रिया मुख्यतः दो तरीके से होगी, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। एक सहायक क्रिया, एक मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मेन काम होता है जैसे जाना, खाना, नहाना, धोना, पीना। और हेल्पिंग जो सहायता जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और जैसे गो, रीड, स्लीप, ये सब क्या है, वर्ब होंगे। मतलब कौन सा, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब एक होता है, एक मेन वर्ब। इस तरीके से हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जान लिया। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप जो इंग्लिश होता है वो एसवीओ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर। ठीक है, अब इसी को आगे पीछे करके हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। आइए अब हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं। ठीक,
देखिए भाई, वाक्यों का जो प्रकार है, वाक्यों के प्रकार की अगर हम डिस्कशन करें तो वाक्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे सर हम तो 5 पढ़े हैं, आज दिखाते हैं ना आपको 5 पढ़े हैं कि 2। देखिए, एक होता है बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, और एक अकॉर्डिंग टू बेसिक ऑफ मीनिंग। देखिए समझिएगा, एक स्ट्रक्चर के आधार पर और एक किसके आधार पर? मीनिंग के आधार पर। ठीक है, तो जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वाक्यों का प्रकार दो तरीके से किया जाता है, एक बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एक बेसिक ऑफ मीनिंग के अकॉर्डिंग। देखिए, बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर में सब जो आपके क्या कहते हैं भाई, सेंटेंस हो गए 5 होंगे। एक होगा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक। और दूसरा भाई साहब होगा असर्टिव के बाद होगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा जो होगा वो होगा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। और जो चौथा होगा वो होगा ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और जो पांचवा होगा इसमें वो होगा एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस के मुख्यतः बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 5 पार्ट हो गए। और बेसिक ऑफ मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 3 ही प्रकार के होते हैं। एक होता सिंपल, सिंपल, एक होता कंपाउंड और एक होता कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तीनों हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग क्लास पढ़ लेंगे, तब आपको आसानी से ये समझ में आएगा। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तब क्लास पढ़ेंगे, तब इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे 5 है, अब बेसिक ऑफ मीनिंग के आधार पर 3 है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक एक चीज को जानते हैं। बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट है असर्टिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है विधि सूचक वाक्य। क्या होता है? विधि सूचक वाक्य, ठीक है दोस्तों, विधि सूचक वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव का होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा जो इंपरेटिव होता है वो होता है आदेशात्मक, आदेशात्मक वाक्य, ठीक है भाई। और जो ऑप्टेटिव है ये होता है इच्छा सूचक या इच्छा बोधक, इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य। और जो आपका लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको बोलते हैं विस्मय सूचक, विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक, ये लिखा रहता है। सिंपल का मतलब साधारण, कंपाउंड का मतलब यौगिक और संयुक्त भी बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित, ठीक। इस तरीके से हम लोगों ने देखा बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 5 है, बेसिक ऑफ मीनिंग। इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम 5 मुख्यतः पढ़ेंगे, एक एक करके हेडिंग पढ़ते हैं और सबको जानते हैं, ठीक। आइए जान लेते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है भाई साहब। पहला जो है वो है असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। इतना इजी तरीके से आप जान लोगे ना, कभी दोबारा कंफ्यूज नहीं होगे। इसका हिंदी तो मैंने लिख दिया था विधि सूचक वाक्य। क्या होता है? विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। सबसे पहले आप हिंदी में जान लीजिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, कि एक ऐसा वाक्य, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी भी काम के होने या ना होने का वर्णन हो, ठीक है। कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर इसका वर्णन हो तो वो वाक्य क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। कैसे? एग्जाम्पल पहले बताते हैं। जैसे कह दिया जाए ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, मतलब वह स्कूल जाता है। यहां देखिए एक ऐसा वाक्य है जिसमें काम हो रहा है जाने का। अगर मैं यही कह देता ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, तो यहां पर काम नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें किसी काम के होने या न होने की सूचना या जानकारी या वर्णन मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और भी एग्जांपल जैसे कह दिया जाए यू रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ते हो। इसको हम लिख सकते हैं यू डू नॉट
रीड दिस बुक। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने देखा कि इसमें काम भी हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा है, दोनों चीज पाया जाता है। लेकिन अंग्रेजी में अगर हम लोग और बेहतर डेफिनेशन इसका देना चाहें कि असर्टिव सेंटेंस क्या होगा, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो हम कह सकते हैं अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट or fact whether positive or negative is called assertive sentence। समझिएगा आसानी से, क्या हमने लिखा अ सेंटेंस विच मेक्स, एक वाक्य विच माने जो, मेक्स मतलब बनाता है, अ स्टेटमेंट का मतलब होता कथन, एक वाक्य जो कथन बनाता है, और फैक्ट या फैक्ट का मतलब होता तथ्य, एक वाक्य जो कथन या तथ्य का निर्माण करता है, वेदर पॉजिटिव या तो सकारात्मक रहेगा भैया, और निगेटिव या तो नकारात्मक रहेगा, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अर्थात एक ऐसा वाक्य जो कथन या तथ्य का निर्माण करे, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। वही चीज हमने बताया कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कथन या तथ्य, स्टेटमेंट क्या होता है, कोई कुछ कह दिया, जैसे मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, ये स्टेटमेंट हो गया। बट फैक्ट जो होता है, फैक्ट क्या होता है, फैक्ट का मतलब तथ्य होता है, तथ्य हमेशा क्या होगा भाई, तथ्य हमेशा पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। तो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, बट फैक्ट जो होता है हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक। जैसे कह दिया द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फैक्ट है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। इस तरीके से अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और फैक्ट वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो सकारात्मक कथन का निर्माण करे या नकारात्मक कथन या तथ्य का निर्माण करे, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, विधि सूचक वाक्य कहलाता है। इस तरीके से हमने देखा, ठीक है, यहां हमने देख लिया, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ये सकारात्मक कथन है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, यह नकारात्मक कथन है। यू रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ते हो, ये सकारात्मक कथन है। यू डू नॉट रीड दिस बुक, ये नकारात्मक कथन है। लेकिन यहीं पर मैं लिख देता द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कहते हो, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे भाई साहब, ये असर्टिव सेंटेंस ये भी आएगा, ये फैक्ट को रिप्रेजेंट करेगा जो बताया भी। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। अब मुख्य रूप से कुछ बातें और जान लेते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो मैक्सिमम केसेस में आप सब्जेक्ट से शुरू होगा। किससे, सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट रहेगा, और वो भी सब्जेक्ट कैसा रहेगा, नाउन या प्रोनाउन फॉर्म में मैक्सिमम में, ठीक है, नाउन या प्रोनाउंस के स्टार्टिंग में रहेगा, और लास्ट में, एट लास्ट में वो क्या रहेगा, फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाएगा। देख लीजिए, सब्जेक्ट ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, तो सब्जेक्ट से शुरू हुआ और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। ये हमने बेसिक चीजें जाना। इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, इस तरीके से देख सकते हैं। और सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन रहेगा भैया, ठीक। ये असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन हुई। तो इसमें दो चीजें पाई जा रही हैं, एक तो स्टेटमेंट है, दूसरा क्या है, फैक्ट है। स्टेटमेंट गलत सही दोनों हो सकता है, बट फैक्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जब इसमें गलत और सही दोनों चीजें हो रही हैं, किसी घटना को होने या ना होने दोनों की जानकारी मिल रही है, तो इसका मतलब इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करेंगे, देख लीजिए। जो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा वो दो प्रकार का होगा भैया। दो प्रकार का क्या, एक होगा अफर्मेटिव, जिसको हम लोग सकारात्मक कहेंगे, अफर्मेटिव, और दूसरा क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अफर्मेटिव इसी का पार्ट है, तो परिभाषा भी इसी तरीके से बनेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और फैक्ट ओनली पॉजिटिव। वेदर नहीं लगाना है, केवल पॉजिटिव, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल सकारात्मक कथन या तथ्य बनेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट और फैक्ट ओनली पॉजिटिव, एक वाक्य जो तथ्य या कथन का निर्माण करे, केवल सकारात्मक कथन का निर्माण करे, या ऐसा वाक्य जिसमें किसी घटना के होने की जानकारी मिले,
उसे होने की जानकारी मिलेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यहां पर घटना को होने की जानकारी, अर्थात इसमें सकारात्मक वाक्य हो रहा है, इसमें काम को होने की जानकारी मिल रही है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और यहां पर देखिए ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ते हो, क्योंकि यहां भी सकारात्मक बात आ रही है। निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट नहीं बना, सॉरी फैक्ट नहीं बनाएगा, अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट, क्या बनाएगा, अ स्टेटमेंट ओनली निगेटिव, अ सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट ओनली निगेटिव, ऐसा वाक्य जो नकारात्मक कथन का निर्माण करे, निगेटिव चीजों के बारे में बताए, निगेटिव घटना के बारे में बताए, उससे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, भैया ये निगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आएगा। जैसे कह दिया जाए यू डू नॉट रीड दिस बुक, तुम इस किताब को नहीं पढ़ते हो, ये भी निगेटिव के अंतर्गत आएगा। निगेटिव में प्रायः नॉट, नो, नेवर आदि चीजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो असर्टिव सेंटेंस का हमने दो प्रकार देखा, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप से फिनिश होता है। इसका अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखें, अफर्मेटिव का देखना चाहे तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट रहेगा भैया, और वर्ब रहेगा, और फिर अदर रहेगा। ये किसके लिए है, अफर्मेटिव के लिए है, अफर्मेटिव। निगेटिव के लिए क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, नॉट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, और अदर चीजें रहेंगी। ये निगेटिव का अर्थ मेरा। अब फुल स्टॉप लास्ट में आपको लगा देना। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया कि सब्जेक्ट, वर्ब, अदर। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब जहां लगेगा लगाएंगे, नहीं लगेगा मेन वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, अदर, ये निगेटिव का। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी फॉलो करिएगा, ठीक है। जैसे कह दिया जाए यू गो देयर, तुम वहां जाओ। यही कह दिया यू डू नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जाते, तुम वहां नहीं जाते हो। यू गो देयर, तुम जाते हो, ठीक, तुम वहां जाते हो। यू डू नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जाते हो। जैसे और भी सेंटेंस में कह दिया जे रवि रीड्स अ बुक, रवि एक किताब पढ़ता है। मैंने कहा रवि डज नॉट रीड अ बुक, रवि एक किताब नहीं पढ़ता है। तो यहाँ जिसमें काम होगा वो अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, अदर। निगेटिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब प्लस अदर। इस तरीके से स्ट्रक्चर आप फॉलो करिएगा। बिना स्ट्रक्चर का आप सेंटेंसेस का निर्माण कर नहीं पाएंगे, ठीक। ये असर्टिव का होगा। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं भैया निगेटिव के बारे में। निगेटिव भी हो गया है। दूसरा हम बात करेंगे इंटरोगेटिव के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, इसके बारे में जानिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जैसा आप जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, एक ऐसा वाक्य जिसमें किसी से प्रश्न पूछा जाए, या such types of interrogative sentence by which we can ask someone a question is called interrogative sentence। एक ऐसा वाक्य जिसके द्वारा हम किसी से प्रश्न पूछ सकें, प्रश्न का निर्माण कर सकें, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तुम क्या खा रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, हाउ डू यू लव मी, तुम मुझे कैसे प्यार करते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें प्रश्न का निर्माण होगा। हम सिंपली कह सकते हैं अ सेंटेंस विच मेक्स a question is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही आसान डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अ सेंटेंस विच मेक्स अ क्वेश्चन, एक वाक्य जो प्रश्न बनाता है या प्रश्न का निर्माण करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। या ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा हो गई। अ सेंटेंस विच मेक्स अ क्वेश्चन, एक वाक्य जो बनाता है अ प्रश्न, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कहलाता है क्या, प्रश्नवाचक। अर्थात एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न का निर्माण करता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। आइए इसकी एग्जांपल, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। आइए हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या, जैसे कह दिया जाए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, ठीक है, ऐसा मैंने पूछा। जैसे कह दिया जाए कि हाउ कैन यू रीड दिस
बुक, तुम इस किताब को कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, और भी जैसे कह दिया जाए आर यू बिजी, क्या तुम बिजी हो। और भी कह सकते हैं डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते हो। इस तरीके से आप बहुत वाक्य बना सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। इनकी सहायता से हम स्पोकन में भी बहुत अच्छा बोलते हैं। इंट्रोगेटिव, किसी से प्रश्न पूछना है तो कैसे पूछेंगे, ये सारी चीजें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही सीखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे हमने लिखा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो आप बताओगे। वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, यहां भी प्रश्न पूछ रहे हैं। हाउ कैन यू रीड दिस बुक, तुम यह किताब कैसे पढ़ सकते हो, यहां भी प्रश्न पूछ रहे हैं। आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो, यहां भी प्रश्न पूछ रहे हैं। डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते हो, यहां भी हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे वाक्य क्या हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, जो हंसिया की तरह चिन्ह रहता है प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, इन द लास्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज इंट्रोगेटिव मार्क, हम क्या यूज करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो होते हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे, देखिए, एक तो कुछ ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य बनेंगे जिनका उत्तर आप हाँ या ना में दे पाओगे। ठीक है, जैसे कह दिया जाए कि आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो, तो अगर आप बिजी रहोगे तो कहोगे यस, नहीं रहोगे तो कहोगे नो, तो इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो। कुछ ऐसे भी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जैसे कह दिया जाए कि क्या तुम, ऐसे कहो तुम कितनी रोटियां खाते हो। अब हमने पूछा तुम कितनी रोटियां खाते हो, तो आप कहोगे यस नो, नहीं, आपको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो जब जवाब देना पड़े अर्थात यस या नो से हमारा काम ना चले, तो वो क्या होगा, अलग सेंटेंस हो जाता है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है यस नो टाइप, यस नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप्स। ठीक है, एक यस नो टाइप्स होता है, दूसरा क्या होता है भैया, डब्ल्यू एस टाइप्स। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके। सच टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव sentences that answer we can give only yes or no is called interrogative yes no type interrogative sentence। मतलब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सके, उस वो यस नो टाइप होगा। ये प्रायः भाई, ये प्रायः किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब आएगा और अदर चीजें आकर के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या आता है। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। जैसे आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, हिंदी में क्या से शुरुआत में क्या आता है। जैसे क्या तुम बिजी हो, ऐसे पहचान क्या आ गया, नहीं तो आप पहचानो ना, इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो ये यस नो टाइप होगा। इसका स्ट्रक्चर पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, जैसे यहाँ हमने आर लगाया है, फिर सब्जेक्ट यू लगाया है, फिर मेन वर्ब बीजी लगाया है, और भी चीजें आएंगे लगा देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नीचे भी देख लीजिए भाई, डू यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते हो। यहाँ देखिए डू हेल्पिंग वर्ब है, लगा दिया, सब्जेक्ट है, यू हेल्प मेन वर्ब है, और अदर में मी आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है भाई, यस नो टाइप। ये क्या है, यस नो टाइप, क्योंकि इनका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। आप ऐसा भी जान लीजिए कि जब शुरुआत में इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा, यस नो टाइप है, और हिंदी में शुरुआत में क्या आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो भी यस नो टाइप होगा। अगर दोनों नहीं पहचान पाते तो आप तीसरा कंडीशन ये बता सकते हैं कि जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके वो यस नो टाइप है, और जस्ट इसी का अपोजिट, जिसका उत्तर हाँ या ना में ना दिया जा सके वो डब्ल्यू एस टाइप होगा। सच टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दैट आंसर वी कैन नॉट गिव यस और नो इज कॉल्ड डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और डब्ल्यू एस टाइप्स कहलाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द जिनके द्वारा प्रश्न का निर्माण होता है। ऐसे शब्द जिनके द्वारा प्रश्न का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड। और पूरा क्वेश्चन वर्ड के बाद जो यस नो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सारी प्रक्रिया हम लोग वही कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, ये डब्ल्यू एस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। ठीक,
अब इजीली आप बताइए, देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो इनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। या ऐसे कहिए, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनके हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके आदि शब्द आ जाते हैं, तो वो सब क्या होंगे, WH टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसकी, ये सब आते हैं। जबकि यस नो टाइप में या तो हिंदी में शुरू में क्या आएगा, या तो अंग्रेजी में करोगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, इजीली हम लोगों ने देख लिया इसका। अब हम कुछ क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं जो यूज होता है WH टाइप में, उनको भी आप लोग जान लीजिए। ठीक, यहां देखिए, जैसे कह दिया जाए कि क्वेश्चन वर्ड में जैसे वाट माने होता है क्या, ठीक है, वाई माने होता है क्यों, ठीक है भाई। जैसे हाउ माने होता है कैसे, हु माने होता है कौन, वेन माने होता है कब, वेयर माने होता है कहां, ठीक है। विच माने कौन सा, कौन सी। whom किसको, whose किसका, किसकी, किसके। ये मुख्यतः 9 जो होते हैं ये हमारे मेन क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये मेन क्वेश्चन वर्ड आपके आते हैं। वाट माने क्या, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, वेन माने कब, वेयर माने कहां, विच माने कौन सा, कौन सी, हुम माने किसको, किसकी, किसको आएगा, हुज माने किसका, किसकी, किसके आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा। लेकिन कुछ और भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे हाउ मेनी, जिसको आप लोग कहते हैं कितना, कितनी, कितने, ये भी आता है। और एक होता हाउ मच, ये भी होता कितना, कितनी, कितने। बट दिस इज यूज फॉर हाउ मेनी, यूज फॉर नंबर, ये नंबर का आएगा, द नंबर यू कैन काउंट, जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे कह दिया जाए तुम कितनी रोटियां खाते हो, अब रोटियां तो भाई आप गिन सकते हो, तो वहां पर कितना, कितनी, कितने के लिए हाउ मेनी लगाना है। लेकिन मैं कह दूं आप कितना दूध पीते हो, तो यहाँ दूध को गिना नहीं जा सकता, तो उसके साथ हाउ मच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कई क्वेश्चन वर्ड है, आगे चल के आप और भी जानेंगे, लेकिन अभी बेसिक क्लास आप इतना ही जानिए, धीरे धीरे हम सीखेंगे चीजों को। तो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। आइए अब आगे हम बात करते हैं तीसरा जो है इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहेंगे आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। आइए जानते हैं वो आज्ञा सूचक वाक्य क्या है। अ सेंटेंस विच, या दैट करिए, दैट एक्सप्रेसेस, ध्यान दीजिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस, एक वाक्य, दैट माने जो, एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करता है, प्रकट करता है, ऑर्डर का मतलब होता आज्ञा। क्या होता भैया, आज्ञा। ऑर्डर का मतलब होता आज्ञा, एक वाक्य जो आज्ञा प्रकट करता है। रिक्वेस्ट, प्रार्थना प्रकट करता है। ठीक है, और एडवाइस, सलाह या सुझाव प्रकट करता है, सलाह। और प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव प्रकट करता है। वो क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऐसा वाक्य जो आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, सलाह, प्रस्ताव आदि का भाव व्यक्त करे, प्रकट करे, वो क्या कहलाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं भैया, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, मैं आपसे कहूं कि रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। ये मैं क्या कह रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, ऑर्डर कर रहा हूं।
ये क्या है, आज्ञा हो गया, ऑर्डर हो गया। जैसे कह दिया जाए रीड, यही चीज में रीड गुड बुक्स, गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ो। ये मैं क्या कह रहा हूं आपको, सलाह दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, ठीक है। जैसे और भी कहते हैं हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी मतलब जरूरतमंदों की सहायता करो, ये भी क्या है, सलाह या सुझाव है, ठीक है, एडवाइस है। मैं आपसे कहूं डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मना कर रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं, ठीक है, निषेध कर रहा हूं। और भी जैसे कह दिया जाए कि प्रार्थना क्या हो, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो। यहां पर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये समझिएगा। देखिए मैंने यही चीज तो बताया कि जिस वाक्य में आज्ञा अर्थात ऑर्डर, एडवाइस और ऑर्डर, एडवाइस, प्रार्थना, रिक्वेस्ट आदि का भाव प्रकट होगा, वही तो इंपरेटिव सेंटेंस है। रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो, रीड गुड बुक्स, अच्छी किताब को पढ़ो, अच्छी किताबों को पढ़ो, हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करो, डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, यहां रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। और भी सेंटेंस जैसे कह दिया जाए लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है, ये किस में आएगा, रिक्वेस्ट में आएगा, रिक्वेस्ट में, ठीक। और जैसे कह दिया जाए लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ चले क्रिकेट खेलते हैं, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, ये क्या है, प्रपोजल है, किसी को प्रस्ताव देते हैं ना आप लोग, आओ चले क्रिकेट खेलते हैं, आओ चले गोली खेलते हैं, आओ चले दौड़ते हैं, ये सब किस में आएगा, प्रपोजल में आएगा। तो समझ लीजिएगा, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, सलाह, सुझाव आदि का भाव प्रकट करता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आप लोगों ने देख लिया इंपरेटिव सेंटेंस क्या होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः जो होगा, अक्सर वो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। किससे शुरू होगा दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या कभी कभी काइंडली से शुरू होता है, काइंडली, या फिर कभी कभी डू नॉट से शुरू होता है, या आप देखते होंगे कभी कभी हैव से शुरू होता है, कभी कभी ऑलवेज से शुरू होता है, ये सब से शुरू होता है, बट एंड में फुल स्टॉप आता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। प्रायः या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या तो काइंडली, डू नॉट, हैव, ऑलवेज आदि शब्द ऐसे, रिक्वेस्ट, प्लीज, प्लीज आता है, जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा, प्लीज से भी शुरू होता है, तो इन शब्दों से शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। जैसे रीड दिस बुक, देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और लास्ट में फुल स्टॉप, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। यहां भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है, यहां फुल स्टॉप लगाइए, यहां भी लगा दीजिए। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करो, यहां भी फुल स्टॉप आया, सॉरी यहां भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, लास्ट में फुल स्टॉप, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे यहां प्लीज शब्द आ गया, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया, तो ये भी क्या हो गया भैया, ये भी आपका किसके श्रेणी में आएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। यहां या तो शुरू में हमने लेट नहीं बताया आपको, शुरू में लेट भी आ जाता है, तो लेट आएगा, जैसे यहां लेट आ गया और लास्ट में फुल स्टॉप, तब भी इंपरेटिव सेंटेंस है। लेटस आएगा और फुल स्टॉप आएगा, तब भी वो किसके अंतर्गत आएगा, आपका इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो हमने देख लिया कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा जाता है, ये भी जान लीजिए। दो तरीके से आप कह सकते हैं, एक जो लेट से शुरू होगा, एक जो बिना लेट के शुरू होगा। इधर देखिए कोई लेट से शुरू हुआ है नहीं, लेकिन ये लेट से शुरू हुआ है, तो कह सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है विद लेट और एक क्या होता है, विदाउट लेट। मतलब जो सेंटेंस बिना लेट के शुरू होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विदाउट लेट, और जो शुरू होगा लेट से उसे विद लेट कहेंगे। तो ये विदाउट लेट है, ये क्या है, लेट है। इस तरीके से आप बांट के देख लीजिए। इसमें लेट वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आती है, या काइंडली, प्लीज, हैव, ऑलवेज, ये शब्द आते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप होता है, ये इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा रोल अदा करता है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर जिसका इंपरेटिव सेंटेंस अगर क्लियर हो गया तो कई चीजें, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करके वो आसानी से बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सकता है। तो हम धीरे ही धीरे सारी चीजों को सीखेंगे। ये तो हुआ इंपरेटिव सेंटेंस। आइए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। तो चौथा दोस्तों हो जाएगा, जो चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। सबको पता है इच्छा सूचक वाक्य। ये इच्छा सूचक वाक्य है क्या भाई? इच्छा सूचक वाक्य होता क्या है? हम कह सकते हैं अ सेंटेंस, ध्यान दीजिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस क्या एक्सप्रेसेस करता है? विशेष, क्या? विशेष, ब्लेसिंग और कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक वाक्य जो व्यक्त करता, विशेष मतलब इच्छाएं, समस्त इच्छाएं, जो भी इच्छाएं हैं वो, विशेष का मतलब इच्छा होता है, व्यक्त करता है, या ब्लेसिंग किसी को आशीर्वाद देता है, या कर्स का मतलब श्राप या अभिशाप होता है। ये कर्स का मतलब होता है श्राप या अभिशाप या अभिशाप, ठीक है। और इसका ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है, और विशेष का मतलब इच्छाएं, जितनी भी इच्छाएं हैं वो विशेष में आएंगी। तो ऐसा वाक्य जो आशीर्वाद, अभिशाप और विशेष इच्छाओं का भाव प्रकट करता है वो क्या कहलाता भैया? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक ऐसा वाक्य जो इच्छा, आशीर्वाद या अभिशाप का भाव प्रकट करता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस या दैट एक्सप्रेसेस ब्लेसिंग, कर्स और विशेष इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। इसका हिंदी हुआ आपकी उम्र लंबी हो। यहां पर क्या हो रहा है? मैं ब्लेस कर रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं कि आपकी उम्र क्या हो? लंबी हो, ठीक है। इस तरीके से आपकी उम्र लंबी हो। जैसे कह दिया मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे। अब ये मेरी इच्छा है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी इच्छा है कि भगवान आपकी क्या करे? मदद करे। तो यहां पर विश है, ये विश है, इच्छा है। मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है? ब्लेस है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, ठीक है। और भी क्या कर सकते हैं? जैसे मैं कहूं मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ। इस तरीके, या तुम नरक में जाओ, ऐसे बोलते हैं ना गांव में। गांव की भाषा में तो इसको और खतरनाक बोलते हैं भैया, कहते हैं कि तोर खटिया चली जाए। देखा, मे यू गो टू हेल का तोर खटिया चली जाए, वही चीज है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मे यू गो टू हेल। इंग्लिश मीडियम वाले इसको ऐसे बोलते हैं, गांव वाले एकदम खतरनाक तरीके तोर खटिया चली जाए। तो ये क्या है? कर्स है, अभिशाप, हम श्राप दे रहे हैं। तो जिस वाक्य में आपकी इच्छा का भाव, आशीर्वाद का भाव और श्राप का भाव प्रकट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमने देख लिया, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ये ब्लेस है। और मे गॉड हेल्प यू, इच्छा है। मे यू गो टू हेल्प, ये अभिशाप है। और भी सेंटेंस आता है जैसे मे गॉड प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, भगवान आपके बच्चे की रक्षा करे। इस तरीके से कई सेंटेंसेस आएगा ना। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है भैया। अब बात यह आती है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे? ऑप्टेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे सिंपल ये तरीका है कि इसके प्रायः इसके शुरुआत में मे आता है। क्या आता है? मे। देखिए मे आया है, ठीक। दूसरा चीज क्या है? इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क अर्थात साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब संबोधन का चिन्ह आ जाता है। इस तरीके से आप देखते होंगे यहां रहेगा, ठीक है। ये संबोधन का चिन्ह है और शुरुआत में प्रायः में आता है, तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो ये हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लिया, ठीक है। एक और बचा हुआ है जिसको भी मैं कवर कर देता हूं, वो क्या है भाई? आइए बात कर लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला क्या है? पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक कहा जाता है। क्या है? अ सेंटेंस, ये एकदम सिंपली डेफिनेशन बताता हूं मैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, अ सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। ध्यान दीजिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग ऑफ हर्ट इज कॉल्ड
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, मैंने ये लिखा, अ सडन फीलिंग ऑफ हर्ट का मतलब दिल में अचानक उठने वाले भाव। ठीक है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक वाक्य जो प्रकट करता है दिल में अचानक उठने वाले भावों को, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब कहेंगे सर दिल में अचानक उठने वाले भाव क्या होते हैं? अब ऐसे मैं बता दूं, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, एक थॉर्न जिसको कांटा कहते हैं आपको गड़ जाए, जब गड़ जाएगा तो क्या आप सोचे रहते क्या जब गड़ेगा, आय बाप रे, ओह, ऐसे बोलोगे क्या? सोच के घर से चलते हो क्या? तो ये दिल में तुरंत भाव निकलते हैं, इसी को कहते हैं अ सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे कि अ सेंटेंस, ध्यान दीजिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस क्या? वंडर, आश्चर्य जिसको कहते हैं, हेट, घृणा, जॉय, खुशी, सारो, दुख, ईटीसी, इज कॉल्ड। हमने दो परिभाषाएं आपको बता दी कि एक ऐसा वाक्य जो आश्चर्य, घृणा या खुशी या दुख आदि का भाव प्रकट करे, वो क्या कहलाता है? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के श्रेणी में आता है। चाहे आप ये परिभाषा लिखिए, चाहे ये लिखिए, सब सही है। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, तब इजीली और समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा कि व्हाट अ फंटास्टिक शॉट प्लेड बाय सचिन। इसका मतलब क्या हुआ? सचिन के द्वारा कितना खूबसूरत शॉट मारा गया। यहां लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दीजिएगा। सचिन के द्वारा कितना खूबसूरत शॉट मारा गया, ये वंडर प्रकट कर रहा, आश्चर्य। जैसे आप देखते रहते हो, अचानक क्रिकेट देख रहे हो, किसी ने जिसके ऊपर विश्वास नहीं है वो भी छक्का मार देता तो आपको आश्चर्य होता है, या फिर इतना दूर मार दिया तब भी आपको आश्चर्य होता है। तो ये क्या हो गया? वंडर हो गया। या कभी कभी आप कहीं जाते हैं, किसी को देख लेते हैं और सबसे हट के रहता है तो आपको आश्चर्य होता है कि ये कैसा है, वही क्या होता है? अ सडन फीलिंग ऑफ हर्ट है। ठीक है, और भी जैसे कह दिया जाए, जॉय कैसे, ये तो वंडर हो गया। जैसे हुर्रा लगता है, वी हैव वन द मैच, अरे हमने मैच जीत लिया। ऐसे आता है ना, हुर्रा वी हैव वन द मैच, अरे हमने मैच जीत लिया। ये क्या है भैया? ये आपको जॉय प्रकट कर रहा है, खुशी प्रकट कर रहा है। ये किसको प्रकट कर रहा है? जॉय को, खुशी को। और भी कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए, ओह आई एम रूइंड, अरे मैं बर्बाद हो गया। आप कहते हैं ना दुख में, अरे मैं बर्बाद हो गया, ये सारो प्रकट कर रहा है। ये क्या प्रकट कर रहा है? सारो। तो जो वाक्य आपका क्या प्रकट करेंगे? वंडर, जॉय, सारो, या ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं जैसे सेम ऑन यू, लानत है तुम पर, बोलते हैं ना, लानत है तुम पर। ये किसके अंतर्गत आएगा भैया? ये आपका आएगा हेट के अंतर्गत आएगा। तो मतलब जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा, दुख आदि का भाव प्रकट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। बस सिंपली आपने जान लिया। ठीक, तो अब देखिए, अब इसकी पहचान की बात कैसी आती है, कैसे आप पहचानेंगे? क्योंकि सिंपली जो हुर्रा या ओ या अरे ऐसे करके शब्द आते हैं, हुर्रा, ओ, हे, ईटीसी करके शब्द आते हैं, तो इनके शुरुआत में ही एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। जब ये शब्द आएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है, और तो हम जान जाएंगे वो कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और दूसरा क्या प्रोसेस आप समझिएगा, जब ये शब्द नहीं आते हैं, जैसे व्हाट से शुरू हुआ या हाउ से शुरू हुआ वाक्य, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, तो वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, ये संबोधन चिन्ह होता है, वो संबोधन चिन्ह होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों में अंतर इतना है कि वो प्रायः में से शुरू होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जबकि ये हुर्रा, ओह, अरे, हे आदि से शुरू होगा तो इसके बाद ही एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा, तब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर ये नहीं आते हैं, व्हाट, हाउ आदि शब्द आए और लास्ट में एक्सक्लेमेशन वर्ड है, में नहीं लगा है, तब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोस्तों देखा कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ
सेंटेंसेस दो तरीके से हमने बताया, बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिक ऑफ मीनिंग। बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर का पांचों पार्ट हमने चर्चा कर लिया है। आप एक एक पार्ट को अच्छे से रो करके समझ के देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। इससे पहले भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, 2 वीडियो और इंग्लिश पे बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जा करके उस वीडियो को देखिएगा, फिर इसको भी देखिएगा, जिससे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको मजा आए। आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों।